हमारे लोकल स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पढ़ी हैं, जबकि क्योंकि ये ADR एक्ट इस्लामाबाद की हद तक पूरे पाकिस्तान में ADR एक्ट मौजूद हैं और ADR एक्ट इस्लामाबाद जो है ADR एक्ट 2017 है जो डील करता है इस्लामाबाद की हद तक। ADR का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है किसी को पता है? जी बताएं। Yes. बिल्कुल, ये जो डेफिनेशन इन्होंने की है ये इसकी डेफिनेशन है कि कोई भी मैटर जो है उसको रिजॉल्व करें लिटिगेशन के बगैर, कोर्ट से बाहर जो है उसकी सेटलमेंट हो, तो इसको रूटीन में जिरदा सिस्टम भी कहा जाता है। पहले बगैर जो है किसी कानून के होता था, तो अब उसी का एक जो है प्रोसीजर प्रॉपर किया गया ताकि अगर कोई कल आप जाके किसी जगह पे कोई ADR के कॉन्टेक्स्ट में कोई डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन की कोई वैल्यू हो, तो वैल्यू तभी होगी कि जब इस प्रोसेस के तहत आप उसका ADR कराएंगे। तो ADR एक्ट का जो बेसिक पर्पस है वो ये। तो सारी दुनिया में तो काफी ये जो है चीज चल रही है, बहुत ज्यादा लिटिगेशन की तरफ से निकल के तो लोग इस तरफ जा रहे हैं। इसमें जो बीइंग मुस्लिम हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये जो सारा का सारा कानून है इंसान के रहन सहन के कॉन्टेक्स्ट में, वो सारा का सारा हमारे मजहब ने बयान किया है और कुरान पाक में भी मौजूद है और हदीस में भी मौजूद है। तो जो ADR है वो कुरान पाक में सूरत निसा की आयत नंबर 114 है और उसके बाद 1 to 8 है, और उसके बाद कुछ अहादीस हैं जिसमें ये कहा गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा-ए-किराम ने पूछा कि सबसे अफजल अमल क्या है, तो उन्होंने सारे काम पूछे, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये सारी बातें नहीं हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि सबसे इनमें से भी अफजल अमल है कि दो लोगों की जो आपस में सुलह कराता है। तो ये हदीस का मफ़हूम है। तो ये आयात और हदीस और इस कॉन्टेक्स्ट में अगर इसको देखा जाए तो ये हमारा जो है हमारे लिए कोई नई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दो लोगों के दरमियान सुलह कराना और ADR कराना ये हमारे मजहब का हिस्सा है। और ये सिर्फ और सिर्फ आप इसको खिदमत के तौर पे नहीं ले सकते, ये आप इसको प्रोफेशन के तौर पे भी ले सकते हैं। यानी कि ये इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। जिस तरह से सरकार साहब ने आपको बताया कि मतलब जरूरी नहीं है कि हम हर केस में झूठ ही बोलते हैं या गलत काम ही करते हैं, तो उस पर यह कि ये जो अच्छा एस्पेक्ट है उसका ये कि जब आप इसको इस नीयत से करते हैं कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है और अल्लाह के रसूल की हदीस है इस बारे में, तो ये सवाब का काम भी है और ये आप बतौर प्रोफेशन भी इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके फिर अपने पैरामीटर्स हैं, वो ADR एक्ट आपने उसको खुद आपने देखना है ताकि आपको इसकी ओरिएंटेशन हो। क्योंकि आज से 5-10 साल बाद जब आप प्रैक्टिस में होंगे तो ये चीज जो है जिस तरह से केसेस जा रहे हैं आजकल ADR की तरफ सारा हमारा माहौल जा रहा है, तो आज से 5-10 साल बाद ये मैं फील करता हूँ कि आपकी 50-60% जो लिटिगेशन है, जो अच्छी लिटिगेशन है, वो सारी ADR की तरफ होगी। और फिर आपको अगर आज से इस चीज का पता होगा तो आप उस काम में पहले वो लोग होंगे जो जाके डेफिनेटली जब आपसे कोई बंदा आके आपको वकील इंगेज करना चाहेगा कि जी मेरा ADR चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, तो आपको मैं लॉयर इंगेज करता हूं, तो आपको कुछ पता होगा तो आप उसे कहेंगे हाँ जी मुझे पता है जी फलां कानून के तहत होता है, इस तरीके से उसका ये प्रोसेस है। तो इसलिए इस चीज को आप अगर थोड़ा सा देख लें, क्योंकि मॉडर्न टेक्निक है लिटिगेशन की, तो उस पर फिर आप बहुत अच्छा आपको इसका फायदा मिलेगा डेफिनेटली। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ADR का वो ये है। थोड़ा सा डिफरेंस है ADR अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो ADR एक्ट और आर्बिट्रेशन एक्ट में, कि वहां पे जो आर्बिट्रेशन है उसका एक प्रोसेस है कि आर्बिट्रेशन में एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता है और आर्बिट्रेटर जो होता है वो किसी केस में पार्टीज के दरमियान एक डिसीजन दे देता है, अवार्ड दे देता है। तो अवार्ड जो है वो रूल ऑफ कोर्ट बनता है और उसको आप चैलेंज कर सकते हैं, पार्टीज चैलेंज कर सकती हैं। जबकि यहाँ पे ADR एक्ट के तहत जो मसालत कोई इसको न्यूट्रल कहते हैं, यहाँ पे वहाँ पे आर्बिट्रेटर होता है, यहाँ पे न्यूट्रल होता है। जो न्यूट्रल आप मसालत को कराता है तो वो जो मसालत है इस एक्ट के तहत किसी जगह पे चैलेंज नहीं हो सकती। तो दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है। और एक और जो फर्क है दोनों में, क्योंकि वो ये है कि जो आर्बिट्रेटर है वो डिसीजन लेता है, जबकि न्यूट्रल कोई डिसीजन नहीं लेता। न्यूट्रल जो है वो डिसीजन जो है पार्टीज खुद करती हैं।
लेकिन वो सिर्फ उनको बिठा के फैसिलिटेट करता है। फॉर एग्जाम्पल 2 लोगों का आपस में डिस्प्यूट है, तो वो 10 लाख रुपए का डिस्प्यूट है, पार्टी ए जो है वो 10 लाख रुपए लेना चाहती है, पार्टी बी 10 लाख नहीं देना चाहती। तो जब आप इसको इनिशियली इस एक्ट में लिखा हुआ है कि जब केस को फाइल करेगा तो कोर्ट पूछेगी कि आप एडीआर में जाना चाहते हैं, तो फिर वो एडीआर सेक्टर को या वो जो एडीआर ऑफिस है उसको भेजेगी, और ऑफिस जो है वो किसी वकील को या किसी न्यूट्रल को वो केस मार्क करेगा। तो जब वो 10 लाख वाली पार्टी उधर पहुंचेगी तो न्यूट्रल होगा, आप में से भी कोई हो सकता है, तो वो दोनों को बिठा के पूछेगा भाई मसला क्या है, इससे पूछेगा, दूसरे से पूछेगा, तो कोशिश करेगा कि दोनों को करीब ले गया। तो चांस ये होगा कि यहाँ पे हमारा, क्योंकि इस खिते में भी बहुत ज्यादा, और अगर आगे हमारे मुल्क में हमारा इको सिस्टम बहुत ज्यादा ना, हम दूसरे से बात ही नहीं करना चाहते। जब झगड़ा हो जाए ना तो हम कहते हैं बस ठीक है तुम अपना काम कर लो, अपना, तो बात नहीं करते। तो बहुत सारे इश्यूज तो जो है वो अगर बात करें तो रिजॉल्व हो सकते हैं, लेकिन हम जब बात ही नहीं, जब वो किसी तीसरे बंदे के साथ बैठ के वो बात करते हैं, तो चांसेस ये होता है कि वो जिसने देने होते हैं वो कहता है यार 5 लाख रुपए मैं इसको देने के लिए तैयार हूँ, और जिसने लेने होते हैं वो बेशक मुझे 4 लाख में मिल जाए तो मैं केस नहीं करता हूँ, लेकिन ये बात वो आपस में नहीं करते। तो फिर ये होगा कि जब आप न्यूट्रल उनके सामने होगा तो उससे ये बात करेंगे तो उसके लिए बड़ी आसानी होगी कि ये मैटर इस जगह के ऊपर लाभ हो सकता है। तो वो जब उस जगह के ऊपर वो उसको क्लियर कर देता है कि वो इतने लेगा, तो फिर दोनों का एक एग्रीमेंट होगा। उस एग्रीमेंट के ऊपर वो खुद भी साइन करेगा न्यूट्रल, और 2 पार्टियां भी साइन करेंगी, लेकिन ये डिसीजन उन पार्टीज का होगा। तो ये ऐसे केसेस जिनमें कोई पार्टीज भी विलिंग होती हैं कि जी हम किसी तरीके से लिटिगेशन से जान छुड़ाएं, और ये ज्यादातर ऐसे केसेस हैं जो बिजनेस रिलेटेड कंपनीज हैं या इस तरह के केस हैं जो खुद लिटिगेशन में जाना नहीं चाहते, या कोई ऐसे केसेस हैं जिसमें समझते हैं कि लिटिगेशन कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, और वो जो केस है वो शायद इतना नहीं कास्ट के हिसाब से, तो अगर आप ये समझेंगे कि ये 1 लाख 2 लाख रुपए के, तो बहुत सारी लिटिगेशन ऐसी होती है जिसमें करोड़ों रुपए की भी कास्ट होती है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं तो बहुत ज्यादा उसकी कास्ट होती है, लॉयर्स के एक्सपेंसेस हैं, आपका जाना आना, पूरे मुल्क से अगर आप कराची से आप केस कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में रजिस्ट्री में ज्यादा काम होता नहीं है, बेंच पे ही चलता है। तो इस तरीके से मतलब लोग इसको भी सारा, और न्यूट्रल का ये काम है कि वो लोगों को समझाता है कि ये इसमें अगर आप ये करेंगे, आपकी इवैल्यूएशन करनी है केस की कि आपके केस की ये पोजीशन है और यहाँ पे जीतने और हारने का ये चांस है, तो आप देख लें, आपका फैसला आपने करना है। तो वो जब इस तरह का वो सूरत हाल होती है तो वो अगर राजी हो जाते हैं तो फिर न्यूट्रल उन दोनों का एग्रीमेंट तैयार करता है और वो उस कोर्ट को वापस रेफर कर देता है, या जो मीडिएशन सेंटर है आपका डिस्ट्रिक्ट का उधर रेफर कर देता है कि जी ये हमारा सेटल हो गया है, और उसको फिर इस एक्ट के तहत कोर्ट जो है वो पास करती है और बतौर डिग्री वो इम्प्लीमेंट होता है वो, और इस एक्ट के तहत उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो आर्बिट्रेशन में थोड़ा सा ये है कि वो चैलेंज हो सकता है, और इन दोनों में ये जो डिफरेंस है। तो ये थोड़ी सी ओरिएंटेशन है इसकी, ये इस 2017 के एडीआर एक्ट की, ये आप लाजमी इसको पढ़ें भी, और इस पे अगर कोई फर्दर जो इस कॉन्टेक्स्ट में कोई एजुकेशन अगर आपको मिलती है ऑनलाइन जो है वो बहुत सारी इसमें क्लासेस वगैरह होती हैं तो वो लाजमी ले लें, ताकि आप फ्यूचर में इस चीज़ का एक स्कोप है और आप इस तरफ भी जा सकते हैं। इसके बारे में किसी का कोई सवाल है? जी सर। सर इसमें जो हमारा लोकल पार्टी सिस्टम है उसमें जो यूनियन काउंसिल या विलेज काउंसिल के चेयरमैन जो पार्टी में जी उनके पास में मुख्तलिफ किस्म के जो लोकल इस तरह के इशूज होते हैं जी उनके पास दरखास्तें आती हैं, एप्लीकेशन आती है जी, तो क्या वो इस एडीआर पे एक यूनियन काउंसिल का चेयरमैन जो है वो आर्बिट्रेटर बन सकता है या न्यूट्रल बन सकता है? सर बन सकता है जी। देखें वो एक्ट में किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, कोई बंदा भी, मैं और आप, मेरा और आपका झगड़ा हो जाता है, आप चूंकि मेरे से सेहतमंद आदमी है तो मैं चेयरमैन के पास ही जाऊंगा, आप तो नहीं जाएंगे और उसे कहूंगा कि इसके साथ मेरा मसला हल करा दो, तो चूंकि आप भी उनको जानते होंगे तो ये पॉइंट हो सकता है। कानून में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि वो फलां बंदा ही होना चाहिए, पार्टीज एग्री करके किसी बंदे को भी। और ये जो आपने बात की है बेसिकली वो जो चेयरमैन यूनियन काउंसिल है वो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत अदरवाइज भी वो आर्बिट्रेटर होता है।
फैमिली मैटर्स में उसका जो है वो उसको सालसी कौंसिल, आर्बिट्रेशन काउंसिल कहते हैं। तो आर्बिट्रेशन काउंसिल का भी चेयरमैन होता है। जो भी कोई यूनियन काउंसिल का चेयरमैन होगा लोकल बॉडीज में, वो आर्बिट्रेशन काउंसिल का भी चेयरमैन होता है, फैमिली लॉ मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत। तो वो जो केसेस हैं वो ऑलरेडी उसके पास आते हैं उस तरह के। तो बाकी केसेस भी अगर वो डील करता है तो उसमें ये है कि इस कानून के तहत सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो आपका जो डिस्ट्रिक्ट का हर जगह का जो सेंटर होता है वहां पे अगर वो केस अगर आप रजिस्टर करवा देना, यानी कि मैं और आप जाके उधर एप्लीकेशन देते हैं कि मैं फलां बंदे को हम मीडिएटर अपॉइंट कर रहे हैं, तो वो फिर ये होगा कि इस कानून के तहत वो मीडिएटर हो जाएगा। और जिस दिन वो आपका फैसला लिख देगा तो वो फैसला सिविल कोर्ट का डिग्री बन जाएगा। तो उसका ये है कि अगर आप उसको इस तरीके से करेंगे तो उसका बेनिफिट आप बतौर कोर्ट की डिग्री हासिल कर सकते हैं। जी क्रिमिनल में भी कर सकते हैं, ऐसा ही है। इसमें एक्ट में ये है प्रोविजन है कि जो क्रिमिनल केसेस हैं और ऐसे केसेस जो सेक्शन 345 सीआरपी के तहत कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में तो नहीं हो सकता। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जो है ना उसमें ये है एक्ट में ये दिया गया है कि आप उसको ये है सेक्शन 14 है इसकी, ADR in compoundable where the court takes cognizance of a compoundable offence specified section 345 the code of criminal procedure code or under any other law for the time being in force, the court may appoint a neutral or such other person as may be agreed by upon the parties to facilitate the compounding of the offence। तो ऐसे केसेस जिसमें कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है तो उसमें कोर्ट अपॉइंट कर सकती है। सर इसमें कैसा स्टेट नहीं कर सकते जी सर, वो स्टेट के साथ जो मसला मतलब देखें जो वो ये दिया गया ना कि 345 सीआरपीसी में आपको पूरा एक चार्ट दिया गया है जिसमें ये ऑफेंसेस कंपाउंडेबल है और ये नॉन कंपाउंडेबल। जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है उसमें न्यूट्रल अपॉइंट नहीं हो सकता। जी सर एडीआर तो एक वास्ट फील्ड है ना, आर्बिट्रेशन उसकी एक सब फील्ड है। जी तो सर एडीआर में आर्बिट्रेशन के अलावा क्या क्या आता है? देखिए रिजॉल्व करने के बेसिक ये ना अभी 3 इसके कॉन्सेप्ट हैं। एक है मीडिएशन, एक है आर्बिट्रेशन और तीसरा है एडजुडिकेशन। ठीक है, एडजुडिकेशन पाकिस्तान में अभी नहीं आई लेकिन अल्टीमेटली किसी टाइम पे ये आ जाए। 2 चीज़ें पाकिस्तान में भी हैं और ये आर्बिट्रेशन और मीडिएशन। ठीक है ना, ये पूरी जो है ना ADR जिसको कहते हैं, वैसे तो ADR को उन्होंने सेपरेट कर दिया लेकिन आर्बिट्रेशन भी ADR का ही एक हिस्सा होना चाहिए। लेकिन ADR एक्ट आर्बिट्रेशन एक्ट पुराना हमारा चल रहा है तो उस पर ऐसी चीज़ है नहीं। उसके लिए भी अभी पिछले कुछ टाइम पे शायद आपने देखा और कमेटी बनी हुई है तो उस एक्ट को भी रिव्यू उसके ऊपर भी चल रहा है कि उस पर कोई अमेंडमेंट्स की जाए। तो वो इसी हवाले से कीजिए ताकि इनको एक बजाय इसके वो एक अलग चीज़ चल रही है अलग तो इनको इकट्ठा किया जाए। है तो ये सेपरेट चीज़ें, इनका जो प्रोसेस है दोनों का डिफरेंट है। आर्बिट्रेशन का और मीडिएशन का प्रोसेस अलग अलग है और उसकी रेमेडीज भी अलग हैं कि उसके वो ख़त्म हो जाता है, डिसीजन उसका वो पार्टी खुद करती है, इस पे आर्बिट्रेटर कर देता है, फिर अवार्ड अनाउंस होता है, अवार्ड रूल ऑफ कोर्ट बनता है। तो वो उसका और इसका प्रोसेस ही है। लेकिन ये है ये बात आपकी दुरुस्त है। एडजुडिकेशन क्योंकि मैंने खुद इतना ज़्यादा इसके ऊपर पढ़ा नहीं हुआ एडजुडिकेशन, क्योंकि मैंने जो कोर्स किया था तो उसमें उन्होंने आउटलाइन थोड़ा सा हमें दिया था। तो वो ये है कि जो आपका एग्रीमेंट होगा जिस तरह से आर्बिट्रेशन क्लाज होती है तो एडजुडिकेशन क्लास भी उसमें होगी। तो उसमें फिर वो जिस तरह से कोर्ट की प्रोसीडिंग होगी, लेकिन क्योंकि उसका वो कानून नहीं है ना तो ये मैं आपको आइडिया ही दे रहा हूँ ना उसका जो। तो उसका ये है कि वो जो एडजुडिकेटर होगा वो पार्टीज को सुन के एविडेंस भी रिकॉर्ड करके तो फैसला करे जैसा कोर्ट करती है ना। लेकिन कोर्ट तो वो होती है ना कि आप कोर्ट में जाते हैं, वो फिर किसी कोर्ट पे केस मार्क होता है, फिर उसका डिसीजन होता है और फिर अल्टीमेटली जाके उसकी अपीलें होती। तो डेफिनेटली ये तो काम इसलिए किया जा रहा है कि ये अपील्स और इस चक्कर में ना पड़े। तो एडजुडिकेटर भी वो होगा कि जो फैसला करेगा तो वो फैसला खुद ही बस आखिरी फैसला उसी का होगा। तो वो अभी है नहीं है पाकिस्तान में और ये 2 चीजें हैं जिनका अपना अपना कानून। मीडिएशन ADR एक्ट जो है बेसिकली 2017 ये मीडिएशन है और मीडिएशन का जो प्रोसेस है वो जो मैंने आपको बताया कि पार्टीज जो है खुद डिसाइड करती हैं, सिर्फ मीडिएटर उनके साथ बैठता है और उनको फैसिलिटेट करता है। तो बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है लेकिन अब आपको जितना इस टाइम में यही कुछ मैं बता सकता हूँ। और तो बात सर नॉर्मली जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट
कंट्री एप्लीकेबल होते हैं। हाँ जी। तो ये ADR जो है 2017 ये सिर्फ इस्लामाबाद पे क्यों लागू? तो आप कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास आपकी किसी ने दी है कोई? जी? अच्छा, वो कल है, हो गई है। किसने? तो उन्होंने ये नहीं बताया आपको कि स्टैचूज जो होते हैं वो प्रोविंशियल भी होते हैं और फेडरल भी होते हैं? बताया? तो प्रोविंशियल स्टैचू जो होते हैं वो किधर अप्लाई होते हैं? उस सूबे में, ठीक है। फेडरल स्टैचू जो होता है वो अगर उसमें क्लियर हो कि ये पूरे मुल्क पे है तो पूरे मुल्क पे होगा, अदरवाइज इस्लाम। ये बेसिकली ADR एक्ट है इस्लामाबाद का। तो बाकी सूबों का ADR एक्ट मौजूद है, ये नहीं है कि बाकी सूबों में नहीं है। हर सूबे का अपना अपना ADR, सिंध का अपना एक्ट है, पंजाब का और KP का अपना एक्ट है। अच्छा, वो उनके जो एक्ट है वो इससे पहले के, ये हमारा जो एक्ट है ये बाद में है, वो पहले से वो इसके ऊपर प्रोसेस में थे सूबे, यानी फेडरेशन को ये बात बाद में समझ आई है। तो सूबे इस हवाले से समझदार थे कि हम लिटिगेशन इस तरीके से काम कर सकते हैं। सर इसमें ये पूछना सर, जो कंसेंट डिग्री पास की जाती है वो इसी के जरिए पास की जाती है? देखिए, कंसेंट डिग्री का वो तो CPC में जो है ना कंसेंट डिग्री का, अच्छा ये जो कॉन्सेप्ट है ना है तकरीबन उसी तरीके का, ठीक है ना, वो चीज तकरीबन सेम है, लेकिन इसको आप इस एक्ट के तहत करेंगे, प्रोसेस करेंगे। और जो डिग्री कंसेंट है वो तो कोर्ट में केस फाइल होगा तो वो दूसरी पार्टी आके कंसेंट देके वो डिग्री लेगी, तो उसमें भी यही है कि अपील नहीं हो सकती। तो ये चीज में कॉमन है, लेकिन क्योंकि वो उसका प्रोसीजर CPC है और इसका अपना एक जो प्रोसीजर है प्लस CPC, तो इसके अपने प्रोसीजर के तहत इसमें अपील प्रोवाइडेड नहीं। दोनों पार्टीज का एग्री होना लाजमी। मीडिएशन में देखें, दोनों पार्टीज एग्री होंगी तो वो साइन खुद करेंगी, ये एग्रीमेंट हम आपस में कर रहे हैं, फिर साइन करेंगे, फिर मीडिएटर भी न्यूट्रल भी उसके ऊपर साइन करेगा। तो इसलिए दोनों पार्टीज का नहीं एग्री करती तो वापस कोर्ट में भेजेंगे ना मैटर। तो अगर एक बंदा जिसने पैसे लेने जी जो अपनी डिमांड कर रहा है वो हाँ, पे, हाँ, दूसरा जहाँ लिटिगेशन में लेके जाना चाह रहा है वो नहीं साइन करता, तो देखिए बात ये है कि उसका तो फिर हाल आगे है ना, सिविल कोर्ट में जाएंगे ना पार्टी। तो ये तो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो समझदार लोग हों, ये बात समझें कि उधर जाके भी हमने अल्टीमेटली किसी फ्यूचर बनाना है, वो इसी ये अमाउंट मुझे मिलनी है तो मैंने अपना बिजनेस या जो भी करना है, तो एक अनसर्टन चीज है, वो 5-10 साल आप उसके ऊपर चलाते हैं तो वो अपनी अपनी समझदारी की बात है। लेकिन मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे हमारा जो बहुत ज्यादा काम फंस जाता है ना किसी जगह पे, वो इको सिस्टम हमारी ऐसी है कि हम नहीं चाहते कि हम दूसरे के साथ बैठ के बात करें, और वो ADR में वही आएगा जो सरेंडर करेगा डेफिनेटली, जो समझदार होगा, जो समझेगा इस चीज को कि मैं 10 साल भागने के बाद भी मुझे यही कुछ मिलेगा, और जिसको हकीकत जो पसंद आदमी होगा तो वो करा लेगा। लेकिन ये देखे ना, ये आपकी जो लोकल किस्म की लिटिगेशन है शायद वो इधर ना आए, लेकिन जो भी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या जो बिजनेस वाले लोग हैं वो कभी भी लिटिगेशन, वो उनका वैसे ही वो नंबर कम हो जाते हैं ना, कि वो उनसे वो तो कहते हैं कि हमारी जो कंपनी है इसके ऊपर किसी किस्म की कोई लिटिगेशन नहीं है, ना हमने किसी को कोई चीज देनी है, ना हमारी किसी ने देनी है, ना हमने किसी के ऊपर केस फाइल किया है। तो ये भी उनके उसका होता है कि ये उनकी प्रेस्टीज है। तो इसलिए लोग जो है वो सही जो बिजनेसमैन है वो नहीं चाहते कि हमारा नाम जगह जगह पे अदालतों की लिस्ट में आए कि जी ये इसका केस चल रहा है, तो ऐसी बात है। और केसेस की वजह से कंपनी ब्लैक लिस्ट भी होती है ना कुछ अपने इनके रेगुलेटरी जो है, तो इसलिए वो कोशिश यही करते हैं कि हम मामला सेटल कर लें। सर इसमें कोई बार है किस स्टेज के ऊपर जो ये ADR में जा सकते हैं या नहीं? कोई बार नहीं है, किसी स्टेज के ऊपर भी आप इवन के अगर डिसीजन के लिए पेंडिंग पड़े ऐसे ही है, तब भी किसी स्टेज के ऊपर भी जा सकते ADR में जो पार्टीज म्यूचुअल रिकमेंड करती है, किसी भी वकील को म्यूचुअल रिकमेंड कर सकते हैं या कोई स्पेशल क्राइटेरिया है? देखिए, अगर तो कोर्ट अपॉइंट करेगी ना तो उसके लिए क्राइटेरिया है, उसके लिए फिर कोर्ट को जो न्यूट्रल बेसिक ADR एक्ट के तहत न्यूट्रल जो अपॉइंट करता है वो एक बोर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिल गए, तो वो क्वालिफाइड बंदा होता है, वो अप्लाई करता है, फिर उसको न्यूट्रल अपॉइंट होता है। तो कोर्ट करेगी तो उनमें से करेगी, अगर पार्टीज करें तो वो किसी बंदे को भी कर सकती हैं कि जी हमारा इसके ऊपर कॉन्फिडेंस है और हम जो है ABC जो भी है उसको करना चाहते हैं, तो वो अपॉइंट हो सकता है, उस पर कोई किसी किस्म का बार नहीं। आप तो सवाल नहीं कर सकते, बताएं। सर मीडिएटर्स की हद तक कुछ गैजेटेड मीडिएटर्स हैं जो
ज्यादातर जिनका नाम आ चुका है, मीडिएशन के लिए उन्हीं को स्पेसिफिकली इस्लामाबाद की या फिर उसके जा सकते हैं और भी नहीं, मैंने ये बताया ना कि अगर तो कोर्ट अपॉइंट करेगी ना, ये प्रोसेस जो दिया गया है तो उसमें ये वो अपॉइंटेड जो मीडिएटर्स हैं, न्यूट्रल्स हैं, तो उनको करेगी। तो वैसे तो अगर पार्टी खुद करना चाहे तो वो अगर दोनों एग्री हो तो किसी बंदे को भी अपॉइंट कर सकती है। तो वो आपकी मेहरबानी से मेरा नाम भी न्यूट्रल लिस्ट में है। ये हमारे उस प्रोसेस का हिस्सा थे जो मैंने ट्रेनिंग की है, तो उसमें ये भी बतौर एक्टर आते थे। हाँ जी, और कोई बात नहीं? अच्छा, तो आ जाते हैं जी FIR के ऊपर। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आपने CRPC का लेक्चर लिया, आपने CRPC साहब ने पढ़ी भी होगी। तो ये प्री अरेस्ट बेल का जो स्कोप है वो है क्या? कोई बंदा बता सकता है प्री अरेस्ट बेल कब पैदा हुई, किस प्रोविजन के तहत है, किस तरह है? बताएं। हिदायतुल्लाह केस में हुई थी सर। हिदायतुल्लाह, ये हिदायतुल्लाह केस क्या है, समझाए ना मुझे। इसमें ये हुआ था कि क्योंकि पाकिस्तान में कोई प्रोविजन नहीं है, इंडिया में तो 434 CRPC उनमें। आप पहले अपना नाम बताएं। राजा उमर फारूक सर। राजा उमर फारूक साहब, आप बताएं, आप जो बता रहे हैं कि हिदायतुल्लाह वर्सेस क्राउन ये जजमेंट, जी सर। इसके अलावा सर जो हमारा यहाँ सेकंड लॉ है वो ये है कि 498 उस रेड विथ 497 के थ्रू यहाँ हमारा हाई कोर्ट और सेशन जज के जो 561 के तहत इनके पास 561A के तहत इनके पास जो इनहेरेंट पावर है उसके ऊपर ये डिसीजन करते हैं प्री अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक होगा। इसके अलावा जी कोई बात बताना चाहे कि प्री अरेस्ट बेल कहाँ से है? प्री अरेस्ट बेल का जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि जो ह्यूमिलिएशन है पुलिस की या हाई हैंडेडनेस है, इससे बचने के लिए एक्यूज को ये रिलीफ देगा। ये जज मेड लॉ है बेसिकली, इसकी प्रोविजन मौजूद नहीं है 498 में, बाकायदा इसमें क्लियर लिखा हुआ नहीं है। ऐसे ही जो 4 जी, अच्छा, ये हमें भी समझाया ना इक्विटी से किस ड्राइव हुई है। अच्छा, सही, ठीक हो। आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़े जी? तो CRPC नहीं पढ़ी आपने? पढ़ी है ना? CRPC में इक्विटी वाली बात नहीं है। ये तो चलें वैसे आप, हाँ वैसे आप चलें इसको कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हैं कि डेफिनेटली किसी को ह्यूमिलिएट नहीं कर सकती बगैर किसी वजह के, लेकिन क्योंकि इसका एक अपना एक मैकेनिज्म है ना, तो फिर पहले आप बाकी चीजें आप साथ उसको कर सकते हैं कि ये भी ग्राउंड्स हैं, लेकिन जो उसका अपना मैकेनिज्म है डेफिनेटली आपने उसके साथ चलना है, फिर आगे आपने बाकी चीजें उसमें शामिल करनी है। तो ये जो हिदायतुल्लाह वर्सेस क्राउन वाली बात है ना, ये बात गलत है। हिदायतुल्लाह वर्सेस क्राउन है PLD 1949 लाहौर पेज 21। तो ये तो जजमेंट आई है, इसने एक्सप्लेन किया है 498 को। बेसिक जो प्रोविजन है 498 है प्री अरेस्ट बेल की, लेकिन प्री अरेस्ट बेल के कॉन्टेक्स्ट में उसको प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं किया गया कि ये इस तरह होगा, ये ग्राउंड होंगे। तो उसको डेफिनेटली जो चीज स्टैचू में इस तरह से क्लियर नहीं होगी तो उसको कोर्ट्स ही इंटरप्रेट करती हैं, और जो कोर्ट की इंटरप्रिटेशन है वो बाइंडिंग होती है आर्टिकल 189 और 201 के तहत बाकी कोर्ट्स के। और जैसे सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन लेती है तो हाई कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट जितने भी हैं तो वो उसको एज ए स्टैचू ही लेती हैं। तो सबसे पहला जो केस था जिसमें ये प्री अरेस्ट बेल डिफाइन की है वो था एम्परर वर्सेस मोहम्मद फन AIR 21 1934 सिंध। ये पहला केस था। और दूसरा केस था जो और मात वर्सेस अदर था, ये था पेज 10 है CWN 1093। उसके तो ये बेसिक था 1934 की बेस जजमेंट थी, उसमें इनिशियली इसको डिफाइन किया गया
या एक्सप्लेन किया गया, इंटरप्रेट किया गया कोर्ट में, और फिर उसके बाद ये जो क्या नाम है आपका, मेरा राजा उमर फारूक सर, जो उमर फारूक साहब ने जो बात बताई है, फिर उसको फर्दर जो है प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है, इंटरप्रेट किया है हिदायतुल्लाह वर्सेस क्राउन में क्लियरली 1949 लाहौर 21, और उसके बाद फिर ये जो जजमेंट्स एक दो और भी आई, जिस तरह से इनिशियली जो प्री अरेस्ट बेल थी उसमें मेला फाइडी और इस तरह के ग्राउंड थे जो मेला फाइडी होनी चाहिए, और उसको के जो मेरिट्स की बातें इनिशियली वो नहीं कंसीडर की जा सकती, जबकि सब्सिक्वेंटली कुछ जजमेंट्स ऐसी आई जिनमें मीरा बख्श केस है ईयरली 1989 सुप्रीम कोर्ट 347, तो इसमें फिर इसको थोड़ा सा फर्दर इंटरप्रेट जो किया गया, तो उसमें जो मेरिट की बातें हैं वो भी कंसीडर की गई कि प्री अरेस्ट बेल सिर्फ ये नहीं है कि मेला फाइडी हो, और ये जो उसके अलावा प्री अरेस्ट बेल के कॉन्टेक्स्ट में जा नहीं सकते। जब ये केस आया तो मीरा बख्श केस में फिर उन्होंने फर्दर जो इंटरप्रिटेशन किया कि आप इस केस के मेरिट्स भी देख सकते हैं, कि अगर मेरिट के ऊपर बंदा देखता है कि मेला फाइडी कोई नहीं है, लेकिन अदरवाइज मेरिट्स के ऊपर ये केस बनता है, तो उसकी फिर बेल प्री अरेस्ट भी होनी चाहिए, यानी कि मेला फाइडी से बढ़ के, यानी कि इनिशियली जो इंटरप्रिटेशन थी वो बड़ी उसकी स्क्वीज थी, छोटी हद तक थी, और उसकी अंदर अंदर रह के आप प्री अरेस्ट बेल ले सकते थे। लेकिन सब्सिक्वेंटली जब इसको फर्दर चलती गई, ये जजमेंट्स आती गई, तो ये जो मीरा बख्श केस है उसमें उन्होंने इसको प्रॉपर फर्दर जो एक्सप्लेन किया है, तो उस पर फिर 5-7 और इसके ग्राउंड इसमें ऐड कर दिए कि ये जो ग्राउंड भी इसके अंदर जो है वो कंसीडर किए जाएंगे, और वो मैं आपको ये जजमेंट लिखवा रहा हूँ, अगर आप ये पढ़ लेंगे तो इससे आपको बड़ा फायदा। ये सारी की सारी जो मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ, ये एक लेटेस्ट जजमेंट है 2020 PCRLJ पेज 73, लाहौर हाई कोर्ट की ये जजमेंट है 2020 PCRLJ पेज 73। तो ये सारा का सारा इस जजमेंट में भी इसी तरीके से एक्सप्लेन हुआ है कि ये जो शुरू किधर से हुई और आज तक की जो इंटरप्रिटेशन है प्री अरेस्ट बेल के हवाले से वो क्या है, तो वो उस पर बाकी भी जजमेंट से उनका रेफर किया गया। लेकिन ये अगर आखिर मैंने आपको जो बताई ये पढ़ेंगे तो इसमें वो बाकी पिछली तमाम जजमेंट्स के मेन जो पॉइंट्स हैं वो भी सारे के सारे लिखे हो, तो इससे आपको बहुत ये इंफॉर्मेटिव किस्म की जजमेंट। आप मुझे बताएं जी कि जो FIR मैंने दी थी आपको, उसमें कौन सबसे पहले आर्गू करेगा? उमर फारूक साहब आए नजर आ जाए, एक्यूज की तरफ से फिर इधर आ जाए, आप आ जाइए कंप्लेंट की साइड से, आपको बुलाएं, एक्यूज की तरफ से आना है, आप आ जाए कंप्लेंट साइड से। पहले अपना अपना नाम बताएं और उसके बाद फिर आप मुझे बताएं कि ये जो बेल है कौन से एक्यूज की आप बेल करवाना चाहते हैं और उसके ग्राउंड क्या है। और ये जो बाकी तमाम लोग हैं अगर आप सुन लेंगे तो फिर आपने इधर आना है, हर बंदे ने आर्गू करना है, और ये कैमरे का रुख है इनकी तरफ करो ताकि ये लाइव चल रहा है, और हर बंदे की जो परफॉर्मेंस है ये मैं बाद में भी देखूंगा, और आपका जो इंटरव्यू है वो इस परफॉर्मेंस के ऊपर होगा। चलें सर, राजा उमर फारूक Sir, I will keep it short and simple. I will come straight to the point. Sir, date and time of appearance is 3rd of November 22 4 p.m. and date and time of report is 7th of November 22 11 p.m. Sir, sir, as you can see, sir, there is delay of 4 days and 7 hours, which shows the Malef ID on part of the prosecution under the rule established in Ziaul Hasan case. Sir, and the section labeled are section 302. Section 324, 788 and 440, sir. As far as section 302 is concerned, sir, the FIR states पिस्टल से फायरिंग की जिसके नतीजे में जुलूस में शामिल मौजम फायर लगने से दम तोड़ गया। सर, the bore of the pistol not mentioned, sir. कहाँ फायर लगे, कितने फायर लगे, not mentioned, sir. And sir, there is a reason, sir, this case falls within the ambit of
one of which of further inquiry, sir. And that is, sir, जो accused Naveed है, sir, he was actually making Hawaii fires, and the so-called hero mentioned in the FIR, Ibtisam, actually held his hand and moved it. In the result, the injury was inflicted upon the deceased Moser, sir. And thus, sir, this falls within the category of section 497, subsection 2, and there are no reasonable grounds to believe that the accused committed the offence. And such that the bail in this case should be granted as a matter of right under the rule established in Ibrahim versus Hayat case, sir. As far as section 3, Ibrahim versus Hayat case की citation लिखाएं. सर if जनाब wants, सर मैं अच्छा चलें अभी आप. मैं कंप्लीट सर, उसके बाद मैं आप सारे जजमेंट्स भी दूंगा. ठीक हो. अच्छा ये अपना जो ऑब्जेक्शन है इस केस पे तो प्री अरेस्ट बनती नहीं है, सेम डे गिरफ्तार हो गया था मोजर. अच्छा आप जो है ना, जब आपको बारी आएगी ना तो फिर आपने ऑब्जेक्शन करना है ना, उधर बैठ के ऑब्जेक्शन नहीं करना. ये जब इधर आके स्टेज के ऊपर ऑब्जेक्शन करोगे ना तो फिर मैं देखूंगा. अच्छा आप मुझे बताएं कि आप कहते हैं जी कि इसको इसकी जो है वो डिले हो गया है, तो ले तो कंप्लेनेंट का तो इसमें कोई कसूर नहीं है. कंप्लेनेंट को तो गोली लग गई है फर्ज किया किसी बंदे को, वो तो हॉस्पिटल में है, वो 5 दिन बाद इसमें आता है. मेरी बात सुने ना, मेरा क्वेश्चन. तो कंप्लेनेंट तो ऐसा ही है ना. इनफैक्ट तो कंप्लेनेंट उसको होना चाहिए था जिनको गोली लगी है या जो डिसीज है उसके लीगल एज हैं या आपको वेटरन्स होना चाहिए. तो दरखास्त उन्होंने पहले दिन दे दी थी. अगर पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की तो फिर इससे उनका केस तो कमजोर नहीं होना चाहिए कंप्लेनेंट. सर पॉलिटिकल सर थोड़ा हाई प्रोफाइल केस है, जिसकी वजह से आपको पता है PTI के और हमारे जो करंट सिटिंग गवर्नमेंट थी उसका थोड़ा इश्यूज वगैरह चल रहे थे, उसकी वजह से. सर आई कंप्लीट द केस. मुझे 2 मिनट चाहिए. I'll conclude and then I'll answer every question, sir. As far as sir, as section 324 is concerned, sir, the FIR states, इसी दौरान कंटेनर पर सवार इमरान खान और 10 मालूम और चंद नामालूम अफराद जख्मी हो गए. कैसे जख्मी हो गए सर? The role of specific injury is not attributed to the current petitioner, sir. ठीक हो गया. इसमें नहीं है. और सर सेक्शन 324 जो होता है सर, इसमें the basic element which needed to be proved is the mens rea, sir, the mental aspect, sir. इसमें in this case, sir, the present petitioner did not have the criminal intention to hurt Imran Khan or the other persons, क्योंकि he was making, my contention is he was making Hawaii firing, sir. As far as sir section 780A is concerned, sir, section 780A is leveled when the conditions of section 6 subsection 2 of Anti-Terrorism Act are fulfilled, and in this case they are not, sir, as the element of fear amongst general public is missing, because the Hawaii firing in PTI jalsas is very common, and the people, and there are videos surfacing on social media in which the Hawaii firing it can be seen that people are making Hawaii fires and people around them are very comfortable with it. And if that is the case, sir, then PLD 2007 Supreme Court 571 and PLD 2009 Supreme Court 11 states that if the requirements of section 6 subsection 2 of ATA are not fulfilled, then section 780A cannot be leveled, sir. And as far as section 440 is concerned, sir, which falls in the non-prohibitory clause of section 497 subsection 1A of CRPC, the bail is granted as a rule and not granted is an exception. The bail is granted, sir, if some conditions are fulfilled, and one of them is the accused won't abscond, sir. In this case, sir, there is no risk of accused to be an absconder, and sir, he is not a previous convict, and another condition is fulfilled. And one more, sir, and there is no risk of tampering with evidence, sir. Sir, I am a common man, layman working on daily wages. I don't have sources or any influence to tamper with the evidence. इमरान खान के ऊपर फायरिंग करने का तो आप कर सकते हैं, और आप कहते हैं कि मैं डेली वेजर. सर इमरान खान पे फायरिंग मेरा सर है ही नहीं. सर आई वाज एक्चुअली मेकिंग हवाई फायर, सर, और वहाँ और लोग भी कर रहे थे. ये बताएंगे हवाई फायर करना जो है 337 H2 पे दायरे में आता है, सर, हवाई फायरिंग. वो तो ठीक हो गया है, लेकिन हवाई फायरिंग जो है जलसे में जाकर करना तो 337 H2 नहीं होगा. PTI के जलसे हैं, उसमें क्या क्या होता है. नहीं देखिए बात नहीं है, वो तो जब होता है तो होता है ना. ये तो वाकई उस वक्त जब कोई अक्रंस हो जाता है तो देखिए ना,
एक बंदा फायरिंग कर रहा है किसी की खुशी में, वो तो बात है, और एक बंदा फायरिंग कर रहा है किसी को मारने के लिए, है तो दोनों ऑफेंस हैं। तो इसमें 324 भी लगता है, बंदे दो तीन जो है उनकी डेथ हुई है, वो 302 भी लगा है। और जो आपकी बात है 780 के हवाले से, तो 780 तो बड़ा, ये देखे ना, इससे ज्यादा 780 और किस केस में बनेगा कि इतनी ज्यादा पब्लिक है और एक स्पेसिफिक पार्टी के लोग हैं और उनके लीडर को जो है उनके सामने अगर मारा जाए तो इससे ज्यादा खौफ और आस कैसे पैदा होगा? सर खौफ और आस, इसलिए मैं माय कंटेंशन इज सर कि दिस केस इज वन ऑफ विच ऑफ फर्दर इंक्वायरी सर, इसमें प्रॉपर पुलिस अथॉरिटीज इंक्वायरी करें कि वेदर द फायर्स वर मेड डायरेक्टली। आप अरेस्ट होंगे तो फिर भी पुलिस तफ्तीश करेगी ना, रिकवरी करेगी। सर दी पिटिशनर इज अवेलेबल सर, वो कभी भी आएगा, वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनेगा। हाँ, अगर नहीं बनता सर तो देयर इज वो बेल कैंसिलेशन, उसकी बेल रद्द कर दें। हाँ जी, प्रोसिक्यूशन क्या कहती है जी, ये जो इन्होंने ग्राउंड बताया है इतने जबरदस्त और इतनी जजमेंट्स इन्होंने बताई है कि तो मेरा तो दिल करता है कि इनकी बेल जो है ग्रांट की जाए। आप क्या कहते हैं? जनाब की मर्जी है, लेकिन मुझे सुन ले। जनाब की मर्जी नहीं है, हम तो कानून की बात करेंगे ना। मर्जी के बाद तो मैंने आपको बता दिया कि इनके आर्गूमेंट के ऊपर जो है इतने अच्छे इन्होंने आर्गूमेंट किए कि मेरा दिल लगा है कि अगर रिलीफ नहीं भी बनता तो तब भी दे दें। अब इनको इतने अच्छे तरीके से रिवार्ड करें ताकि इनका रिलीफ जो रुक सके। सर इन्होंने पहली बात ये की है कि इनको आप नहीं करना, आप मुझे बताएं किस ग्राउंड के ऊपर इनकी बेल नहीं होनी चाहिए, ग्राउंड मुझे बताएं। सर पहला ग्राउंड ये है कि रिस्पॉन्सिबल पुलिस है डिले की, वो पार्टी का कसूर नहीं है, ना कंप्लेनेंट है। और दूसरी बात यह है कि जितने भी सेक्शन FIR में लिखे हुए 302, एक बंदे की मौत वाकई हुई है और जो 80A का लिखा हुआ है उसमें इनडिस्क्रिमिनेट फाइंडिंग है और जो पर्सनल वेंडेटा है वो इसमें कहीं पे भी इंक्लूड नहीं है, ना पर्सनल एनमिटी है, क्योंकि वो दिन का वकूआ है। ये भी नहीं कह सकते कि मुलजिम की हम पहचान लगा सकते। ठीक है, मुलजिम की पहचान हुई, बाकायदा उसको एक बंदे ने पकड़ा, जो बाकी जो सारे जो जितने भी लोग जख्मी हुए हैं, एक बंदा मार गए और उसने दिन के वकूए में फायरिंग किया, तो 80A तो सीधी सीधी उस पर लगेगी कि उसने अवाम में खौफ राज फैला दिए। ये एक मेन ग्राउंड है। और दूसरा जो डिले का इन्होंने डिफेंस वो लिया अपना, उसमें यही है कि वो पुलिस रिस्पॉन्सिबल है। इसमें कंप्लेनेंट साइड से अगर पुलिस भी रिस्पॉन्सिबल है तो उसका फायदा भी तो कोई भी केस, ठीक है ना, जब प्रोसिक्यूशन पुलिस को ही कहते हैं और कंप्लेनेंट ये एक पेज के ऊपर होने चाहिए। अगर वो एक पेज पे नहीं है किसी टाइम पे भी क्रिमिनल केस में FIR में, तो फिर उसका फायदा मुलजिम को होगा। और यही तो ये कहते हैं, ठीक है ना, इनकी भी कंटेंशन यही है, एक्यूज की तो यही कंटेंशन है, कोई डले हुआ है। FIR का रजिस्टर तो थाने में था ना, वायद तो नहीं हो गया था, पुलिस वाले दर्ज करते, FIR इन्वेस्टिगेट करते और फिर हमारी जरूरत पड़ती है तो हम हाजिर हो जाएंगे, जिसको तक आप बुलाएंगे। तो अरेस्ट क्यों जरूरी है बताएं? सर ये है कि पुलिस जो भी लिखती है अपनी रिपोर्ट में या चलान पेश करती है, ये भी एक जजमेंट है, उसमें ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है कि जो कोई भी कोर्ट्स हैं वो बाउंड्स नहीं है कि पुलिस की जो स्वीट कैप्रिस या विल है डिसाइड करें। एब्सोल्युटली ऑफ पुलिस इज नॉट बाइंडिंग ऑन द कोर्ट्स। जी ठीक है। तो इसमें अब ये है कि जुडिशियल माइंड जो जज ने अप्लाई करना है कि मैंने यहाँ बेल देनी है देनी, ग्राउंड उसमें यही आएंगे कि पुलिस की जो हाई हैंडेडनेस है वो हमेशा होती है, पुलिस पार्टी बनती है, ये तो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। तो पुलिस ने डिले किया है, अगर मुलजिम गया उसके पास वो कंप्लेंट लॉन्च नहीं कर रही, रजिस्टर नहीं कर रही, तो वो क्या करेगा? वो कोर्ट में जाए ना जी, 22A CRPC मौजूद है, उसकी जाकर पिटीशन फाइल करे, फिर उस पिटीशन के बाद कोर्ट ऑर्डर करेगी, उसको फिर क्या होगा? तो फिर वो रीजनेबल ग्राउंड्स यही होंगे कि डिले की वजह ये है ना। लेकिन इस केस में तो FIR फिर भी प्रोसिक्यूशन ने खुद ही दी है, इसमें आप कोर्ट में नहीं गए कि हमारी FIR दर्ज नहीं हो रही। तो बहुत अच्छा जी, आप दोनों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा, रिवर्ट नहीं करना, आपने रिवर्ट नहीं करना, आपने जितने आर्गुमेंट्स पहले किए हैं वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और दो बातें जो आपने जरा इधर इनकी बात सुनी, जो आपने ना देखें आर्गुमेंट माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे किए हैं और जिस तरह से इन्होंने जो जजमेंट पेश किए हैं ये वो तरीका है सही। और इससे अच्छा तरीका और होता है कि आप जजमेंट्स की 2 कापियां रखें अपने पास और जब भी पेश हो तो पहले जो है वो एक जज साहब को दें और एक फिर खुद पढ़े ताकि उसके सामने हो तो वो देखेगा कि वाकई इस जजमेंट में इसके, क्योंकि क्यों ही आप निकलते हैं तो अगला केस आ जाता है और फिर आपकी केस की जो जुबानी बातें सारी की सारी भूल जाती हैं। तो ये जो मैंने इधर लिखी है जजमेंट, तो मैं थोड़ा ही जाके तो पहले बंदा भेजूंगा, जाओ ये 3 जजमेंट लेके आओ वकील साहब के लिए, फिर मैं पढ़ूंगा, फिर मेहनत करके तो इनका रिलीफ तो इन्होंने लेना है ना,
तो ये मेहनत इन्होंने करनी है कि आप जब जाएं कोर्ट में, और कभी भी दूसरे वकील को ये नहीं कहना कि इन्होंने ये कहा या इन्होंने ये कहा। ये मतलब आपका काम है कोर्ट को एड्रेस करना। जब आप आर्गुमेंट्स कर रहे हैं तो कोर्ट को एड्रेस करें, दूसरी पार्टी को एड्रेस नहीं करना। दूसरी पार्टी से ना ही कोई उसका कमेंट पास कर रहे हैं कि आपने अपनी बात करनी है कि मेरे ये ग्राउंड हैं, ठीक है, और मैंने इन ग्राउंड्स के ऊपर ये पिटीशन अलाउ करानी है, मेरे ये ग्राउंड हैं, मैं इन ग्राउंड्स के ऊपर कोर्ट को असिस्ट करता हूँ कि ये पिटीशन है। तो बहुत अच्छा। हाँ जी, वो आए ना जी जरा ऑब्जेक्शन वाली पार्टी का जरा आ जाएंगे। आखिरी लाइन में जो बैठे हुए ना वो 2-3 बंदे आ जाए, सारे आ जाए आगे। मैडम आप भी आ जाए ना, जो साथ आपके बैठे हैं मैडम के आ जाए, आप आ जाए। इस तरह है ना, आप ऑब्जेक्शन वाले प्रोसिक्यूशन साइड पहले कोई इससे आर्गुमेंट्स कराते हैं, फिर आपने करना है। हाँ जी आ जाए ना आप। हाँ जी आपको टाइम चाहिए, आपके जो साथ हैं लेकिन आपको तो चीज कौन देगा? अगर इतना टाइम आप लेंगे ना तो फिर कोई बंदा आपको भी, इसीलिए मैं कह रहा था ये जो आर्गुमेंट्स कर रहे हैं हम इनको सुन लें। हाँ जी आप जी आ जाए ना, आप आ जाए। देखिए आर्गुमेंट तो हर बंदे ने करने हैं। मेरे साथ कोई नहीं आना चाहता। हाँ जी ये देखे ना आप आ जाए, ये देखे आपने ये कहा ना तो आ गए वकील साहब। बताएं, अपना नाम बताएं और फिर ग्राउंड बताएं, किन ग्राउंड के ऊपर बेल होनी चाहिए। और ये बात तो सुन लेना जी सारे लोग, ये ग्राउंड देखे ना, ग्राउंड है अब इन्होंने ले लिया है। ग्राउंड तो कोई भी ले सकते हैं ना। ये कहते हैं कि मैं, मेरा जो क्लाइंट है, इन्होंने कहा तो वैसे मैं ही है, लेकिन ऐसे नहीं कहते। मेरा जो क्लाइंट है वो उस वक्त क्या था, नशे में था। तो मेरा क्लाइंट क्योंकि नशे में था तो उसने ये समझा कि ये ढोल ढमका चल रहा है, शादी हो रही है, तो उसने आकर उस खाते में फायरिंग कर दी। अब जरा मार्क्स बता रहे हैं जी आप ही, आप बताएं जी, आप दें इसका जवाब, पता चलेगा ना आप बड़े ऑब्जेक्शन कर रहे थे। पहला ऑब्जेक्शन यही है कि ये 498 बनती ही नहीं। ठीक है 497 पे आर्गू करते हैं, ये बंदा अरेस्ट हो गया है। जब अरेस्ट ठीक है, मुझे पुलिस फाइल पुलिस मुआयना करने की इजाजत दी थी, मैं उस मुताबिक इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक। अब आपके पास जो FIR है ना और जो आपकी जाती इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर आप बहस करें। आप मुझे ग्राउंड बताएंगे। एक बंदा ये कहता है, देखे ना ये भी बात होगी है कि मैं उस वक्त होश में ही नहीं था जिस वक्त मैंने सारा काम किया है। तो आप इसका प्रोसिक्यूशन क्या कहेगी, आप इसके ऊपर बताएं ना। अगर वो होश में ना होता तो थोड़ी देर बाद उस मुलजिम का बयान थाने में रिकॉर्ड किया गया है और अपलोड किया गया है। क्या वो तो यही कहते हैं ना, मैं तो सारा का सारा वो जो काम किया है वो बेहोशी नहीं किया है, मैं इतना ज्यादा ड्रंक था कि वो मैंने स्टेटमेंट भी दिया है और मैंने वो काम भी किया है। और मैंने इस हिसाब में किया है कि उसने समझा कि वो बात ही बड़ी ठीक है इसकी। देखें अब ये बात जो है ये लीगल बात है, ये कोई किसी के खान साहब का रूटीन का शादियों का मामला था, तो इसने समझा होगा कि फिर खान साहब की शादी है, तो देख ले। तो ग्राउंड तो इन्होंने लिया है ना, आप तो देखें कोई भी ग्राउंड ले सकता है। क्यों तो कहेगा ना जी मैं बेगुनाह हूँ, इस वजह से हूँ, इस वजह से हूँ। आप प्रोसिक्यूशन बताएं कि क्या ये डिफेंस है या नहीं है। नोट कर लेते हैं 302 है, 324 है, 440 है। सर मैंने सारे ऑफेंस देख लिए, आप सिर्फ बताएं कि ये इनका डिफेंस है या सही है या गलत है। इनका डिफेंस गलत है सर। गलत है, ये प्रूव क्यों नहीं होता? नहीं प्रूव हो जाता है, नहीं ये प्रूव हो जाता है कि ये ड्रंक थे,
तो फिर भी क्या ये इनको जायज है कि ये जाके किसी को गोली मारें? नो सर, प्रूफ होने के लिए तो प्रोजेक्ट होगा सर, लेबोरेटरी होगी, उसका टेस्ट होगा, मेडिकल रिपोर्ट्स आएंगी। ऐसे ही है। मेडिकल रिपोर्ट की जब ना हो तो ये लफ्जी तो नहीं कह सकते सर। मैं कहता हूँ फर्ज किया, ये सारी बातें क्या दुरुस्त, इन्होंने तो एक ग्राउंड लिया और हम कहते हैं कि ये सही है, फिर क्या ये इनका इख्तियार है कि इस हालत में जाके तो किसी के ऊपर भी फायर कर दें? और इनको नहीं है। देखें, बात यह है कि ये कोई बात नहीं है कि आप ये ग्राउंड ले लें या ये बात कर लें कि जी चूंकि मैं ड्रग्स था तो इसलिए मैंने जाके तो बंदे दो लोगों को गोली मार दी, तो कोई एक्शन नहीं है। सेक्शन 302 100% अट्रैक्ट होती है, और इसके साथ साथ जो अट्रैक्ट होगी वो जो उन्होंने बाकी काम किया हुआ उसकी भी अपनी सेक्शन लगेगी। जिस तरह ये डिफेंस जो ले रहे हैं ना कि जी मैं उस वक्त था, तो ये चार्ज भी इनके ऊपर क्राइम होगा। और ये सारा कुछ समझे जानबूझ के किया, जानबूझ के पी, ज्यादा पी और उसके बाद जाके जलसे में घुसे और असला लेके घुसे, तो ये सारे के सारे ऑफेंसेस जो है ये एडमिट कर रहे हैं। ज्यादा आप जो बेल देन एंड देयर डिसमिस की जाती है। पीने पे तो सर पाबंदी है, थोड़ी सी है ज्यादा जी पीने पे तो पाबंदी है, थोड़ी सी नहीं देखें, बात ये ऑफेंस देखें ना, आपने क्राइम की बात करी, तो अगर ये देखें इन्होंने ठीक है अपने जैन के मुताबिक एक ले लिया जी कि मैं तो चूंकि होश में ही नहीं था तो मुझे नहीं था पता, तो अगर यही बात ये और तरीके से करते, इस तरीके से कि ये इसलिए होश में नहीं थे कि इनका दिमाग ही खराब है, जहनी तवाज़ुन ही खराब है, तो फिर इसके ऊपर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं है। इंटॉक्सिकेशन का ग्राउंड भी देख सकते हैं। नहीं वो नहीं है, वो ग्राउंड आप नहीं, फिर आपको वो चीजें साबित करनी पड़ती है ना कि ये सारा कुछ मेरे साथ हुआ है। हाँ जी आप बताएं, आ जाए। खैर कुछ नहीं, जो कुछ आप देखें। ठीक हो गया, आपका जो डिफेंस है ये हम मान लेते हैं, तो क्या ये जस्टिफाई करता है आपका जो एक्ट है उसको कि आप अपनी फैमिली को बचा लें, तो ये एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है उसको गोली मारने जाते हैं? नो, नॉट एट ऑल। देखिए क्राइम के लिए ये जस्टिफिकेशन नहीं है, मैंने आपको बता दिया वो एक देखें सेल्फ डिफेंस, और सेल्फ डिफेंस भी उतना ही जितना कि एग्रेशन हो। ये नहीं है कि वो डंडा मारने के लिए आप उसे गोली मार दें, ठीक है? Yes, absolutely, you are absolutely right. लेकिन ये जस्टिफिकेशन नहीं है, क्रिमिनल लॉ में इस तरह की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप ये ग्राउंड ले लें कि जो कि मेरी फैमिली किडनैप हुई थी तो मैंने तो ये काम अपनी फैमिली को बचाने के लिए करना है, तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ठीक है? और इसलिए आपकी बेल भी खारिज की जाती है। आएंगे जी, डिफेंस आ जाए, डिफेंस वाली साइड से आप आ जाए, प्रोसिक्यूशन साइड से जी। क्या? हाँ, तो डिफेंस साइड आप मुझे सिंपली तो अपना नाम बताएं और उसके बाद अपने ग्राउंड बताएं कि ये ग्राउंड है, इन ग्राउंड के ऊपर बेल होनी चाहिए आपकी। इस चीज़ पर सिर्फ उन्होंने कुछ पैसे देके इस चीज़ पर मजबूर किया कि वो हवाई फायरिंग करेगा, लेकिन जब जैसे वो पहुंचे तो वहाँ पर ये जो किसान नामी शख्स हैं उन्होंने जब वो हवाई फायर करने लगे तो उन्होंने उसका हाथ घुमा दिया और घुमाने की वजह से जो एक शख्स है उनको गोली लग गई। इसमें कोई पर्सनल एनिमी इन्वॉल्व नहीं है और वो इमरान खान को टारगेट भी नहीं कर रहे थे। अगर उन्हें टारगेट करना होगा तो वो बेंजीर की तरह वो कोई स्नाइपर को हायर किया जाता और बेंजीर की तरह टारगेट पे लगती गोली। वो सिर्फ एक पब्लिक हमदर्दी रहने के लिए सब उन्होंने पूरा एक ड्रामा रचा। सो इसमें कोई मैसेज इन्वॉल्व ये देख लें, आज यही लोगों की तारीफ है और नीचे बार बड़े करते हुए ऐसा ग्राउंड लें अब ताकि वो कुछ जस्टिफाई भी कर सके। अंदर भी बैठे हुए हैं सर यहाँ पे। अच्छा, अंदर भी बैठे हुए तो चले, अंदर जो बैठे हुए वो तो चले, जो समझते हैं ना कि ये केस चल रहा है। अच्छा, ये आपका ग्राउंड है जी के जो भी नायल है तो इसकी बेल, और दूसरी बात ये है कि उसने, आप ये एडमिट करते हैं कि उसने हवाई फायरिंग की है और दूसरे बंदे ने उसका हाथ जो है वो झटका दिया है, इसलिए लोगों को गोलियां डाली। तो ये आप क्या समझती हैं कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? देखिए, जो पहला आपका ग्राउंड है वो बिल्कुल गायब ग्राउंड है,
जुवेनाइल के लिए एक प्रोसेस है बेल का। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट में प्रोसेस दिया गया है, उस पे एज है, इस एज की वो 15 साल वाले की तो पूरी बेल हो जाती है, और उसके 18 साल वाले के लिए अगर वो 1 साल न्यायाधीश बाहर रहता है तो फिर उसकी बेल जो है वो ग्रांट की 6 महीने। ठीक है, तो इसका वो टाइम तो पूरा नहीं हुआ। और दूसरी बात ये है कि ये 13 साल है तो इसकी वैसे बेल बनती है। हाँ जी, ये तो बड़े मसले में इन्होंने फंसा दी है। किसी भी क्रिमिनल कंपोनेंट को प्रूव करने के लिए एक्टिव स्टेज और मेंस एक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। इस स्पेसिफिक केस के अंदर एक्टिव स्टेज भी मौजूद था क्योंकि वो फिजिकली प्रेजेंट थे, वेपन उनके पास था, और मेंस एक्ट भी मौजूद था क्योंकि उन्होंने कुछ इंटेंशन में कुछ डायरेक्शन में फायरिंग की। ऐसे ही तो इनको बेल बिल्कुल भी ना दी जाए। ये जुडिशल के लिए जुडिशल बाद में अप्लाई उनको रिमांड के लिए भेजा जाए, और फिजिकल रिमांड इनका होगा तो हम और मेडिकल फैक्ट्स ट्रैक कर सकेंगे इनसे, तो इस केस के लिए आगे बहुत सब्सटेंशियल होंगे। एक मिनट पहले उनको कंप्लीट करने दें। लॉर्डशिप फायरिंग मेंजिया के एम्बिट में आती है, और उस स्पेसिफिक डायरेक्शन में फायर करना, शूट करना मेंजिया के एम्बिट में आता है, तो डिफेंस को ट्रैक करता है। इवन तो जैसे मैंने एलेज किया कि वो जुवेनाइल है, तो जुवेनाइल को तो स्पॉट भी नहीं जाने दिया जा सकता किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन में, क्योंकि वो जुवेनाइल था तो उसने जाके फायरिंग कर दी। तो एक्टिव स्टेज मौजूद है, मेंजिया मौजूद है, क्रिमिनल इंग्रेडिएंट से ट्रैक होते हैं, डिफेंस से ट्रैक होता है। नहीं, वो तो आपकी बात में सारी मेरिट के ऊपर केस बहुत अच्छा है, बेल इनकी नहीं हो सकती। लेकिन ये जो इन्होंने ग्राउंड दूसरा लिया है जुवेनाइल वाला, तो उस पर हम इसका क्या क्वेश्चन निकालें। इसमें तो ये है कि इनकी बेल उस कॉन्टेक्स्ट में बनती है। लॉर्डशिप अगर जुवेनाइल का भी केस है तो वो उस स्पेसिफिक एक्ट और उस स्पेसिफिक लॉ के मुताबिक ही सजा के काबिल तो नहीं है ये। नहीं, डेफिनेटली सजा वाला इशू तो यहाँ पे है ही नहीं है ना, वो तो ट्रायल में कोर्ट अकॉर्डिंग भी देख लेगी। यहाँ पे बेल स्टेज के ऊपर ये इसकी जो सेक्शन 6 है वो ये कहती है कि ये बेल तो इसको ग्रांट होनी चाहिए। जो लॉर्डशिप हमें एक्चुअली करता है, हमें कुछ फैक्ट्स हैं हमारे पास जो कि नेशनल सिक्योरिटी के फैक्ट्स हैं, हम अभी कोर्ट के सामने डिस्क्लोज नहीं कर सकते। उनके बेसिस के ऊपर हमें लगता है कि ये बड़ा हीनस किस्म का ऑफेंस है, इसकी नेचर बहुत हीनस है। ये पब्लिक पार्टी के लीडर के ऊपर टारगेट किया गया था ताकि पूरे कंट्री में प्रोटेस्ट इंस्टिगेट किए जाएं, और ये एक नेशनल सिक्योरिटी का केस है, तो इसके अंदर कुछ मिडिल फैक्ट्स हमारे पास हैं जो अभी हम कोर्ट को रिवील नहीं कर सकते, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। उनकी बेसिस के ऊपर इनको भी बेल बिल्कुल भी ना दी जाए। हम तो लॉर्डशिप यही एलिज कर सकते हैं, और हम्बल इंटेंशन के साथ कि ये नेशनल सिक्योरिटी का केस है, ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस है, ये नॉर्मल एवरीडे केस तो नहीं। राइट्स इंस्टिगेट करने की इनके क्लाइंट ने कोशिश की है, एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को असैसिनेट करने की अटेम्प्ट की। इवन दो इज अ जुवेनाइल, स्कॉटफील्ड जाने दिया जा सकता है। चलेंगे, ठीक है, आप दोनों से बहुत अच्छा आर्गू किया, लेकिन अब मैं फंस गया हूँ कि बेल दूँ या ना दूँ, मैं बाद में फैसला करूँ। हाँ जी, आप आ रहे हैं, पहली लाइन वाले जो दोनों, आप भी आ रहे हैं। आप बताएं जी, अपना नाम बताएं और बताएं क्या ग्राउंड है, किस ग्राउंड के ऊपर। तो पागल को किसने गन दी थी जाके फायरिंग कर, और उसने जाके इमरान खान को ही टारगेट करना था, कोई और उसको बंदा नहीं मिला था। अगर वाकई वो पागल होता, आप ये बात बताएं कि देखे ना, वो तो पागल होता तो अपने माँ बाप को मारता ना, जिन्होंने आपको फीस दी है, कर चुका है। तो फिर उसको आप कहते हैं कि फिर भेज देते हैं। तो ये ना, ये निकल के आपके चैम्बर में आके फायरिंग करे, फिर पागल होने से भाग के आया हुआ। हाँ जी, ये तो देखें, ये तो पागल के ऊपर कोई कानून अप्लाई होता है। नहीं, वो प्रीवियस हिस्ट्री तो है ना, कि कोई अगर सही बंदा है तो उसकी प्रीवियस हिस्ट्री है तो फिर बेल में कंसीडर किया जाएगा। लेकिन एक बंदा जिसका दैनिक तवाज़ुन ही दुरुस्त नहीं है, तो उसकी ऊपर क्या क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है या नहीं बनती, ये क्वेश्चन है। नहीं, अपना ख्याल, अपने ख्याल का इजहार कर देना, रिसर्च से चले, आपके ख्याल में क्या है। नहीं बनती। देखिए, बात यह है कि जब कोई बंदा
अनसाउंड माइंड है तो उसके ऊपर किसी किस्म की क्योंकि वो खुद जो है आप उसके खिलाफ भी केस नहीं फाइल, सिविल सूट भी नहीं फाइल कर सकते। जो भी केस फाइल होगा वो थ्रू उसके गार्डियन फाइल होगा। तो क्रिमिनल लायबिलिटी गार्डियन के ऊपर आती नहीं है। उसके ऊपर हाँ ये लायबिलिटी आ सकती है कि अगर उसकी गार्डियन की नेग्लिजेंस की वजह से उसको गन मिली है या वो इस जगह पे पहुंचा है, तो लेकिन वो तो उसकी हद तक नेग्लिजेंस की हद तक आएगा, लेकिन मेन केस में तो वो भी नहीं आ सकता। तो फिर ये जो गोलियां लगी हैं ये बस जाने दें। देखें ये जी वही ना, वो एक नहीं 2-3 लोगों की जो है वो उधर नहीं बेल तो ग्रांट कर देते हैं, तो फिर पागल खाने कौन लेके जाएगा, इस बात की गारंटी होगी। आप लेके जाएंगे, आपका क्या मामला है उसको पागल खाने लेके जाने के लिए? वो तो जिन्होंने आपको एंगेज किया वो लेके जाएंगे। देखें बात यह है कि आपने ये ग्राउंड लिया, तो जब भी आप किसी एक्यूज की बेल के लिए जाएंगे तो डेफिनेटली आपने जो जो ग्राउंड आपको अवेलेबल हैं आपने वो ग्राउंड सारे लेने, ताकि कोर्ट बाज अवर्ड बर्डन होती है, केसेस लगे होते हैं, उनको ख्याल भी नहीं होता कि यार इस केस में ये भी है। जिस तरह से पहले एक बंदे ने पहले आपको हुआ जोविनाइल, तो जोविनाइल वाला जो ग्राउंड है वो अब स्टैट्यूटरी लॉ है, वो उसके ऊपर तो हर बंदे को उसमें फिक्स किया गया कि इतने साल की एज वाले बंदे को जो है वो आप गिरफ्तार ही नहीं कर सकते, ज्यादा टाइम रख नहीं सकते, फौरन रिलीज करना है। तो बेल वाला तो कॉन्सेप्ट ही अगला उस पर आ जाता है। तो इस तरह के जो ग्राउंड हैं, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ जाता है और जोविनाइल होता है और आप ग्राउंड ही नहीं लेते, ना कोर्ट को बताते, पुलिस रूटीन में लिख देती है कि तकरीबन 18-19 साल का है, तो अगर आप ये ग्राउंड नहीं लेते तो ज़ाहिर है वो बेचारा अंदर ही रहेगा। तो ये जो बात है, जो आज की इस आपके लोगों के आर्गूमेंट से आपने ये जो बात समझनी है कि जब भी आपके पास कोई क्रिमिनल केस आता है तो उसको FIR को जब पढ़ेंगे, उस बंदे की कंडीशन देखेंगे, तो हर किस्म का जो ग्राउंड आपके जहन में आता है वो लीगली परमिसिबल है, कानून में उसकी कोई गुंजाइश है। जिस तरह से ओल्ड एज भी ग्राउंड है और सिक और इन्फर्म पर्सन 497 में ये लिखा हुआ है, तो ये भी एक ग्राउंड है। तो इस तरह के जो ग्राउंड है वो डेफिनेटली आपने लेने, ताकि आपका जो क्लाइंट है उसको जो अवेलेबल रेमेडी है कम से कम वो तो आप जाके कोर्ट को असिस्ट करें ना। अगर बताएंगे नहीं तो कोर्ट को तो शायद पता ही नहीं चले कि ये इशू भी है। थैंक यू। हाँ जी, क्रिमिनल लायबिलिटी जो है इसके लिए भी उम्र 18 साल है या 10 नहीं, साल नहीं, है? क्रिमिनल लायबिलिटी के लिए कोई एज नहीं है। क्रिमिनल लायबिलिटी होती है जो 18 साल से कम है, उनकी लायबिलिटी जो है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस के तहत कंसीडर की जाएगी। तो वो हर बंदे के एज के हिसाब से वो उसकी लायबिलिटी है, लेकिन लायबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि नहीं। जी ग्राउंड बताएंगे, अपना नाम बताएं पहले, फिर ग्राउंड बताएं। जी राजापुरम सिराज साहब, गुजरात से आप आए, आप मदर आपकी ठीक है? अल्लाह से बताएं। First of all, I would like to open the page of my arguments of post-arrest bail of the petitioner. Is that the petitioner is strong supporter of Imran Khan, and he has casted his vote in previous election for his party, and not he himself but whole family of the petitioner is strong supporter and voter of Imran Khan PTI party. First of all, sir, I would like to draw your attention towards the fact that although the petitioner was present, but he has committed no offense, because he, being a supporter of Imran Khan, went to participate in the procession, and actually why he was roped in this case falsely, because due to some resemblance with the person who has made fire in that procession, he was caught, apprehended by the police, and has been nominated in this case falsely. Due to the fact that the occurrence took place on 3/11/2022, but the matter was FIR was registered on 7/11/2022, and it was the requirement of section 154 that whenever oral or written information about incident is passed to a duty officer, he required to enter
set information for them, but there is delay of 3 days in lodging of FIR, which is a malafide on the part of the police or prosecution. Likewise, nothing has been recovered during 14 days physical remand from a petitioner, and the pistol that has been recovered, shown to be recovered from the petitioner, is fake and fictitious. During the course of investigation or place inspection, the police gathered one empty of pistol 30 bore and 12 empties of 12 bore cartridges and other rifles like 220 or 223 bore rifles. And report of PFSA is still pending, so recovery at the spot. आप इसको जरा समराइज करें, मुझे बताएं जो ग्राउंड है, आप दोबारा मुझे बता देना। Sir, I have no motive. आप कहते हैं कि आप थे ही नहीं, ये आपका कोई अंशकल था। Yes. वो तो वीडियो बनी हुई है प्रॉपर, उसका फैंसिक हुआ फोरेंसिक सर्टिफिकेट की अभी रिपोर्ट नहीं आई, अभी पीएफएस की रिपोर्ट पेंडिंग है। कल रिपोर्ट आ जाती है कि यही बंदा था, तो फिर हम आपकी केस कैंसिल कर दें, वक्ती तौर पर जेल प्लान कर दें। फर्दर इंक्वायरी का केस बनता है 497 पार्ट। तो वो जो इतने लोगों ने 161 की स्टेटमेंट दिया, वो 50 लोगों ने कि हमने इस बंदे को देखा है, उनको किधर लेके जाएं? सर वो अभी उनका जो क्रॉस एग्जामिनेशन का जो है बताएगा, उसके जो है वो टेंटेटिव असेसमेंट करें तो एविडेंस तो उसके बारे में है ना। जी जी। जनरल भी बोगस है, वो वीडियो भी गलत है, 50 लोग भी झूठ बोलते हैं, एक ये बंदा सच बोलता है। सर इसमें देखिए ना, वो अगर 11 बंदे जख्मी हुए हैं तो उनको जो है वो लगे पैलेट्स, और पैलेट जो पिस्टल से जो है वो फायर नहीं हो सकते, तो ये भी एक पॉइंट ऑफ फर्दर इंक्वायरी। तो इसके साथ कोई और भी दोस्त होगा ना जो साथ 12 दोस्त से फायरिंग कर रहा हो? नहीं सर, ये जो है वो पीटीआई का जिला है, कारकुन है, तो उधर गया हुआ था इमरान खान साहब के। हाँ, काम तो सही जेलों वाले किया ना कि अपने लीडर को फायर ठोक दिया। ये अपने उसने बिल्कुल किए नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो एफआईआर जो है वो 4 दिन के डिले से है, इसलिए आप जो नहीं जी, आप बताएंगे क्यों ना बेच दी जाए? ये इन्होंने इतने ग्राउंड बताए कि वो बंदा भी नहीं था, बाकी सारी चीजें ये आपने सारा कुछ सुनाया है। सर ये इस तरह कह रहे हैं कि ये पीटीआई की और गलत है, मेरा ज़ाती ओपिनियन यही है कि ये मुखालिफ पार्टी का भी हो सकते हैं। चलें, वो तो इन्वेस्टिगेशन का टाइम दिया जाए। इन्वेस्टिगेशन तो होगी है ना, आप तो ये आफ्टर अरेस्ट बेल में ही आए, प्री अरेस्ट की कोई ग्राउंड ही नहीं कर रहे। ये कह रहे हैं कि रिकवरी भी जो हुई है वो भी सही नहीं है, जो लोगों ने स्टेटमेंट दी है वो भी गलत है, जो वीडियो है वो भी ठीक नहीं है। ये तो कहते हैं आपका सारा कुछ ही गलत है। उसमें जो फर्स्ट वर्जन है वो भी काटे हैं, तो ये अर्ज कर रहा हूं कि सर वो मुखालिफ पार्टी पीटीआई का उजाला भी नहीं सकता। नहीं चले, वो तो जिस पार्टी का मर्जी वो उसको छोड़ देना। आप देखें अकरेंस हुआ है, आपने इसको अरेस्ट किया है, आपने इससे रिकवरी की है, 161 की स्टेटमेंट आपने लोगों की 50 लोगों ने बयान दिया कि यही बंदा था मारने वाला, वीडियो भी है, ये सारी एविडेंस है आपके पास। और ये कहते हैं कि ये सारी की सारी एविडेंस मैं नहीं मानता, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? वजह यही सारी एविडेंस है ना कि इनके ना कहने से तो एविडेंस खत्म नहीं होती। टेंटेटिव असेसमेंट इस वक्त होनी है, टेंटेटिव असेसमेंट में ये सारी की सारी एविडेंस अभी कंसीडर होगी, जब ट्रायल आएगा तो ट्रायल में देख लेंगे वो उनके ऊपर क्रॉस होगा, लेकिन टेंटेटिवली अगर इसको असेस किया जाए तो फिर ये जो इनका ग्राउंड है ये सही नहीं है, ये इस ग्राउंड को इनको बेल नहीं मिल सकती कि जो रिकवरी है वो भी गलत है, 161 की जो 50 लोगों की स्टेटमेंट है वो भी गलत है, वीडियो भी गलत है, तो बंदा भी ये गलत है। तो ज़ाहिर है इस स्टेज के ऊपर ये इस एविडेंस के ऊपर ये जो फाइल मौजूद है उसके मुताबिक इस तरह की बात जो है इनकी बात सही है। शुक्रिया जी, बहुत अच्छा आपने किया। हाँ जी, वो लास्ट वाले आ जाए टाइम जिन्होंने दिया था, आखिरी जो दो। हाँ जी, because PTI does not have any jalas. Jalas belong only to People's Party. देखिए वो तो ये तो आर्गुमेंट्स की बात है ना, ये वो बात हम कर नहीं सकते ना, जो आप कहना चाहती हैं ना वो हमें कह नहीं सकते। आ जाए ना जी आप, जाला होना एक कैफियत है। हाँ ना, आ जाए। हाँ जी, लास्ट लाइन वालों को मेरी आवाज नहीं आ रही, आ जाए ना आप, आ जाए आप, आ जाए इधर ही आ जाए, चले इनके बाद आ जाए, वो पहले खड़े हो जाए।
तो वो टू साइड में है आखिर में सोए बात आज है ना, आपको इधर पहुंचे हुए इनके आर्गुमेंट खत्म हो जाएंगे, लेकिन देर में आपने इधर पहुंचना है ना, आज आ गए। हाँ जी बताएं जी। आप सबसे पहले तो ये अपना बटन बंद करें। देखें जब कोर्ट में जाए ना तो बड़े डिसेंट तरीके के साथ इधर आए, ताकि कोर्ट ये समझे कि आप हमसे कुछ लेने आए। ठीक है, आप हमें कुछ देने नहीं आए, हमारे साथ झगड़ा करने नहीं आए। ऐसे तरीके से जाएं कि कोर्ट ये देखें आपकी एप्लीकेशन है, दरखास्त है आपकी, तो दरखास्त ऐसे डिसेंट तरीके से देंगे। जिस तरह से सबसे जो पहले थे राजा साहब किधर गए बैठे हुए थे, इन्होंने जो आर्गूमेंट्स किए ना सबसे अच्छा इसने आर्गू किया। और अगर कोई इस केस में थोड़ी बहुत भी कोई रिलैक्स कोर्ट कर सकती है तो इस तरह के आर्गूमेंट्स के ऊपर कोर्ट रिलैक्स भी कर लेती है। अब आप अपना नाम बताएं, आप स्टार्ट करें। अकबर खान साहब बताएं क्या ग्राउंड है आपके पास? सर ये हमारा जो मुलजिम है सर, ये पीटीआई का सपोर्टर भी है, जो इसके सोशल मीडिया अकाउंट से इसके फैमिली मेंबर ये साबित होता है। ठीक है, प्रीवियस रिकॉर्ड इसका ये है कि ये पार्टी का बंदा है। दूसरी सर इसका कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है जो आमतौर तौर पर सर लॉ में देखा जाता है। ऐसे ही है कि फर्स्ट ऑफेंडर है सर। दूसरा सर जो ये पीटीआई की जो लीडरशिप है जी सर, अफसोस के साथ सर इन्होंने जो ये जहन बनाया हुआ था, लोग उस टाइम के हवाले से कह रहा हूँ कि मेरी जान को खतरा है। कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स थे सर, वीडियोस बाकायदा आई थी यार इलाके से, उन लोगों ने मिलिटेंट्स रखे हुए थे। तो ये हिफाजत के लिए गन ले आए? नहीं सर, मैं बताता हूँ सर ये क्या था सर। तो सर इसमें सीन ये हुआ कि इमरान खान की जो जल्सों का रूटीन है, फायरवर्क से शुरू करते हैं। ठीक है, और इसमें सर आप देखें पेशावर में कुछ जलसे हुए जिसमें उनको नहीं मिली थी उस फायरवर्क्स की। तो पहले तो इनका सर ये तरीका ही मतलब खुद इंतशारी तरीका है जो पार्टी यूज करती है। ये ग्राउंड किस तरह बनता है? ग्राउंड में बताता हूँ सर आपको। सर ग्राउंड इस तरह बनते हैं सर इन दिनों में सर ये इनकी जो सपोर्टर्स थे सर, इनके ज़हन यही बना हुआ था कि हमारा उम्मत मुस्लिम का लीडर है इमरान खान, इसकी जान को खतरा है। और सर बिल्कुल लोग ब्रेन वॉशिंग हो चुकी थी सर, ब्रेन वॉशिंग हो चुकी थी सर। तो उस टाइम सर आर बंदे ने जो पक्के सपोर्टर थे खास पिस्तौल रखे हुए थे सर, हम लोगों ने अपने। ठीक हो गया, उन्होंने डिफेंस के लिए रखे थे कि अगर कोई अटैक करता है तो हम रिप्लाई करेंगे सर। तो ये मुलजिम सर ये कहते कि उस टाइम जो वो इलाका था उधर सर मतलब ये था कि वो इमरान खान नीचे थे रोड पे, उसके ऊपर दूसरा रोड था जो शेरी इलाका था। ठीक है, तो वो कह रहे सर कि इधर मुझे खतरा महसूस हुआ अपने लीडर के बारे में। तो मैंने ये फायरिंग सिर्फ इस वजह से की थी कि अगर कोई खतरा सर वो मुंतशिर टाइप हो जाए। तो सर इस टाइम में जो हीरो है इब्तिसाम सर, ये यूके का एक केस था परसुएसिव प्रेसिडेंट की तरह सर। तो उसमें सर एक बंदा सी में डूब रहा था, तो एक आम बंदा सर उसको बचाने के लिए चले गए सर। तो उसमें उसको सर सजा हुई क्योंकि उसके सर वो नहीं था, वो इसका इख्तियार नहीं था किसी को बचाओ, खुद भी वो सर ट्रेन बंदा नहीं था। तो अभी इब्तिसाम जो है सर इसने हाथ तो उसका नीचे किया, उसने हवाई में फायरिंग की थी सर। तो इब्तिसाम की वजह से सर 302 में जो एक बंदा उधर फोत हुआ है और जो जख्मी हुए हैं, तो इसमें इसकी सर इस तरह गलती नहीं थी, इसकी इंटेंशन था किसी को मारने का, किसी को जख्मी करने का। बड़े मासूम आदमी हैं। ये इतना बड़ा वाकया करके तो आपने इतना ही छोटा बयान दिया। ये देखे ना, ये बात है कि जब आपने उस वाकये को, जब आप इधर होंगे तो आपने बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहे हैं कि देखिए ये बहुत बड़ा वाकया है, इतने लोगों को गोलियां लगी हैं, इतनी अमजीद बरामद हुई है। तो उसी तरह जब आप एक्यूज साइड से आते हैं तो फिर आपने उस वाकये को ऐसा बना के पेश करना है जिस तरह से इन्होंने अपने जहन के मुताबिक बना के पेश किया। ज़ाहिर वो डिफेंस कर रहा था, उसके जहन में ये बात आई कि अभी कोई खतरा मौजूद है, फ्लाईओवर था ऊपर, नीचे वाली रोड के ऊपर ये जा रहे थे, तो उसने हवाई फायरिंग की ताकि उसकी हवाई फायरिंग की वजह से जो बंदे पहले अटैक करने वाले हैं वो भाग जाएं। तो ज़ाहिर है उस बंदे के भी जहन पे आफरीन है कि उसने डिफेंस के लिए आया था और पहले फायरिंग शुरू कर दी। अच्छा, आप बताएं क्या इनके जो ग्राउंड हैं उनके ऊपर आप क्या रिप्लाई करें? इनके जो ग्राउंड है सर, पहला वाला ग्राउंड जो ये कह रहा था कि पीटीआई का मेंबर था, ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना सर। अगर ये जिस किसका भी XYZ का भी मेंबर हो तो इन्होंने फायरिंग की है सर, इन्होंने हीनियस क्राइम कमिट किया हुआ है सर। ये जब आया जलसे के दौरान
सर इसके साथ पिस्टल में इसके साथ बुलेट्स थे। ये एक माइंड के साथ बंदा ऐसे ही है, चाहे वो अपनी हिफाजत के लिए क्यों नहीं आता, लेकिन सर पिस्टल का मकसद क्या होता है? फायर करना है। सेल्फ डिफेंस में भी कर सकता है सर। सेल्फ डिफेंस में तो उसने नहीं किया ना सर। हाँ, इसमें तो इसने कुछ भी नहीं किया। सर ये जो कह रहे थे कि उसको खतरा महसूस हुआ कि इमरान खान जो लीडर है हमारा वो खतरे में था, हमारी गोली उसी को ऐसी सर। ये 5-6 हजार लोगों में सिर्फ एक ही फरिश्ता मौजूद था। नहीं, फिर गोली भी खान साहब को ही मारी है। गोली भी खान साहब को ही मारी, उसी कंटेनर पे सीधा फायरिंग। सर खान साहब को गोली इंतजाम की वजह से लगी थी। वो इसने हवाई फायरिंग कर रहा था सर। वो उसने हाथ पकड़ा है तो फिर वो चला सर। वो उस नुकसान का कोई इंटेंशन नहीं था कि किसी का नुकसान करे। नहीं, ये क्या कहते हैं कि ये ग्राउंड काफी है खेल के लिए। ये काफी नहीं है सर। 5-6 हजार लोगों में आप पिस्टल निकालोगे ना सर, कुछ भी हो सकता है। वहाँ पर काफी जानवर होते हैं, इंसान होते हैं, जानवर होते हैं, परिंदे होते हैं। जहन बनाया हुआ था वो वीडियोस देख के सर। नहीं तो उम्मत मुसलमान के लीडर को तो गोली भी तो आपने मारी है ना सर। इसने नहीं मारी है, इंतजाम ने मारी है सर। ये बस इसने उसकी डिफेंस के लिए सर। मैं सिर्फ इतना कहूँगा 5-6 हजार लोगों में अगर कोई पिस्टल निकालना चाहता है उसको सोचना पड़ता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसे और जो हाथ डालते हैं सर उसको भी सोचना पड़ता है कि मैं हाथ डालता हूँ उससे नुकसान मजीद हो सर। वो ऑब्वियसली हाथ डालेगा, हाथ डालने से नुकसान जाएगा, फायरिंग से नुकसान नहीं होगा। आप दोनों ने बहुत अच्छा किया, लेकिन जब बेल ग्रांट नहीं करते, लेकिन जब बंदा एक बंदा आर्गू कर रहा हो तो दूसरा नहीं होगा, ठीक है। दूसरा जब एक दफा आपने आर्गू कर लिया तो बस आपकी बारी जब आप तब आएगी जब ये खत्म कर लेंगे। वो भी अगर कोर्ट इजाजत देती है तो फिर आर्गू कर लें तो वही शुरू होगी। हाँ जी, नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू। आपने जल्दी जल्दी बताना है, थोड़ा सा टाइम है क्योंकि का टाइम होने वाला है। ये सुन लें सर। ये जो KDA लगा है इसके ऊपर सर सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है गुलाम हुसैन केस में प्रोसेस ऑफ उसमें ये कहा गया है कि the definition of terrorism has been clarified by the Honorable Supreme Court in Ghulam Hussain case, where it has been laid down by the Honorable Court that no matter that action was an offence, howsoever grave, shocking, brutal, gruesome, or horrifying, will not qualify to be learned as terrorism if it was not committed with the design of purpose, specified or management of the authority of something involved. देखिए ये वही जजमेंट है ना जिसमें ये कहा गया है कि आप अगर लोगों को हरास करने के लिए आपने ये अपना काम करना है फिर एडीए अप्लाई होगा। लफाजी इंपॉर्टेंट है वो मैं the use of threat is made for the purpose of advancing a religious, sectarian or ethnic cause. कोई political cause इसमें नहीं है। तो अगर political categorically इसमें 3 फैक्टर्स बताए हैं कि जिसको आप टेररिज्म के एंगल में लेके आ सकते हैं, तो इसमें कोई political cause जीवन या जीवन की दूसरी बात सर, एक और जजमेंट है जिसमें ये कहा गया है कि क्राउड में किसी भी बंदे को पॉइंट करना क्वाइट इम्पॉसिबल। अब ये कहेंगे कि एविडेंस है, वीडियो एविडेंस है, तो वीडियो एविडेंस के ऊपर एक और इसमें जजमेंट है जिसका रेफरेंस है 22 SCMR 1954। इसमें ये कहा गया है कि वीडियो एविडेंस विदाउट प्रॉपर फॉरेंसिक इज नॉट बेनिफिशियल फॉर प्रोसिक्यूशन। ये तो ट्रायल की जजमेंट है, अभी तो हम बेल स्टेज पर ये जो आपने जजमेंट वीडियो और सुनी ना तो वो तो ट्रायल में यही है कि पॉसिबल आर्गुमेंट्स को ठीक है, लेकिन ये ट्रायल स्टेज पे देखा जाएगा ना। अभी तो वीडियो टेंटेटिवली वीडियो को सही समझा जाएगा फिर बस। ठीक है, कोई इसमें एविडेंस कलेक्ट नहीं किया गया ऑन द स्पॉट, शेल्स वगैरह कोई एमडी बरामद हुए हैं, शेल्स बरामद हुए, एमडी भी बरामद हुई है। एफआईआर में शायद लिखा हुआ है इसमें, नहीं लिखा हुआ, अच्छा नहीं है, लेकिन वो एमडी बरामद हुई है। और इसके अलावा इसे आपके लिए जो ट्यूब है इनसे कुछ लोग वगैरह की एफआईआर में। सर आप बताएं जी ये जो ग्राउंड उन्होंने लिए हैं ये सर ये ग्राउंड और बाकी जितने भी ग्राउंड है, आप जो एफआईआर को देखने के बाद जो एक्यूज और पुलिस है दोनों सेम बेंच पर हैं, सेम पार्टी हैं और दोनों ने कंप्लेनेंट और पुलिस और पुलिस जी, क्योंकि पुलिस के जो एफआईआर दर्ज की है उसके अंदर उनकी मैनिफाइड इंटेंशन जो है वो एक्यूज या उसके कंप्लेनेंट की तरफ
सबसे पहली बात तो ये है सर कि पुलिस जो है वो प्राइमरी कंप्लेंट नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी एक ओरिजिनल कंप्लेंट अवेलेबल था, उन्होंने एप्लीकेशन दी जो पुलिस रूल्स के मुताबिक उनको जो है एज सच वो करना चाहिए। अगर उसमें वो रॉन्ग वो लेते हैं कोई भी बुकिंग तो वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बाद में अगर वो अगर सपोज वो कहते हैं कि झूठ है तो वो जो आप सेक्शन 182 ऑफ द पीपीसी के तहत उसमें जो है तो आप उनको सजा भी मिल सकती है अगर वो एफआईआर में गलत इंफॉर्मेशन है। लेकिन उस एफआईआर की जो बेसिक